और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसको साइलेंट मोड पे डाल दें। मॉर्निंग एवरीवन, मैं सचिन खिमुलकर ये पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्ट्रीम कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। बेसिकली ट्रैफिक से रिलेटेड मेरे पास 2 सजेशन है, जिसमें प्रशासनिक सुधार। ट्रैफिक को क्यों नहीं बुलाया? सारे प्रॉब्लम 2-3 आए हैं ट्रैफिक से रिलेटेड। सर ये रोड सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, जैसे ये नो के लिए ये भी इन्हीं का है। रोड सेक्रेटरी ट्रैफिक को देख लेंगे। नहीं, ट्रैफिक का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा तो ट्रैफिक तो आ ही जाएगा ना, इसलिए कौन कर लेंगे? ट्रैफिक को जो देखते हैं पुलिस महकमा देखता है, उनको अब बुला करके रखिए इसमें, ताकि उनको भी जानकारी रहनी चाहिए। आप बोला बेसिकली मेरे पास 2 सुझाव है सर, जिसमें प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है, हालत बद से बदतर होने की जगह बेहतर बनाया जा सकता है। पहला है पटना जंक्शन के बारे में और दूसरा है सर अशोक राजपथ के बारे में। पहला बात करते हैं पटना जंक्शन के बारे में। तो पटना जंक्शन के पास सर पर्याप्त मात्रा में जगह है, उतना ही में सीमित है, लेकिन आजकल आबादी बढ़ते जा रहा है, सारा चीज़ होते जा रहा है। वहाँ पे मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, मस्जिद है, बुद्धा स्मृति पार्क है, अलग अलग रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, लेकिन वहाँ पे सर जगह नहीं है, जगह कम है और ट्रैफिक क्रॉस करने में दिक्कत होता है। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ हम लीगली टच कर सकते हैं, जिसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो है पटना जंक्शन गोलंबर। अगर उस गोलंबर को हम ब्यास थोड़ा कम कर दें, 2 मीटर अंदर कर दें, तो जो सड़क पे जाम लगता है, अगर एक बार में गाड़ी जो एक बार पार होता है, उसकी जगह एक बार में 2 गाड़ी पार होगा, भीड़ कम होगा, ज़्यादा गाड़ी पास होगा, जल्दी रोड क्लियर हो जाएगा। दूसरा सजेशन सर बेसिकली अशोक राजपथ के बारे में ये है सर कि पटना जंक्शन गोलंबर कहाँ जो नेहरू जी की प्रतिमा वही इसके बारे में। जी दूसरा सर अशोक राजपथ के बारे में सर, यहाँ पे सर पिछले 15 दिन से हम ये ऑब्जर्व किए हैं, सर्वे किए हैं, और जो मुख्य कारण मुझे 2 लगे हैं कि जिनके कारण जाम लगता है यहाँ पे। तो पहला ये है कि वहाँ पे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट का जो बस है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जो स्कूल है, उसकी जो बसेस चलती हैं, टोटल 17 बसेस है, जिसमें से 7 बसें ऐसी हैं जो कोच बसें हैं, डिलक्स बसें 3x3 सीटर वाली, जो कि पैसेंजर लेके लॉन्ग रूट पे चलती। दूसरी बात यह है कि ये बसें जब निकलती है तो मतलब जहाँ से निकलती है वहाँ पे ही जाम लगा देती है, उन्हें घुमाने में दिक्कत होती है। अगर उन्हें दिशा निर्देश ये दे दिया जाए कि उनकी जगह अगर बड़े बसों की जगह छोटे बस यूज किया जाए, छोटे जैसे कि टाटा मैजिक हो गया, मैक्सिमो हो गया, उनकी जगह तो बच्चे सेफ और जल्दी और अच्छे तरीके से जगह पे पहुंच सकते हैं सेफली। और दूसरा ये है कि सिटी सर्विस बसेस हैं, वो कहीं भी जहाँ बस स्टैंड उनका वहाँ पर कभी नहीं रोकेंगे, जहाँ कस्टमर खड़ा है वहाँ पे रोकेंगे, वहाँ से उठाएंगे अपने कस्टमर को, उसके बाद जहाँ उनका मन होता है, जहाँ कस्टमर उतरना चाहते हैं, जहाँ रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इसके कारण होता क्या है कि जब 1 से लेकर 5 बजे तक, जब बेसिकली ज़्यादा पीक आवर रहता है ट्रैफिक का, उस वक्त जब फ्लो होते रहता है ट्रैफिक, उस वक्त ये रोक देते हैं। अब इनके कारण जो पीछे ट्रैफिक है वो क्या करते हैं कि इनसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, ओवरटेक के कारण जाम लग जाता है। यही सजेशन। रोड चौड़ा, आगे जाके महेंद्र में लगभग आधा हो जाता है रोड। दूसरा क्या बोले? पहला सरकार स्कूल का बस छोटा कर दिया। दूसरा क्या बोले? जो सिटी सर्विस बसेस हैं उनको रोक दिया गया, स्टॉप पर नहीं नहीं रोकते सर। सिटी सर्विस बस किस बहुत अच्छा कितनी कैपेसिटी? परिवहन विभाग चलाता है। छोटा वाला ही है सर, बीच वाला साइज 35 वाला। आप परिवहन को नहीं रखे तो आप इनका आज के दिन आपने लिया है सब, तो पथ के साथ ही परिवहन रखिए। तो परिवहन तो नेचुरली इन्हीं के साथ, लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये तो अभी हम शुरू किया है, छोटा वो बस बड़ा नहीं है, 30 सीट है, सिटी सर्विस वाला जी सर, बस है, ठीक है नहीं, सर। सिटी सर्विस बस के साइज पर इन्होंने नहीं कहा, ये तो स्कूल बसेज के साइज पर जी कहा। सर। सिटी सर्विसेज के बारे में इनका कहना है कि वो अपने स्टॉप पर स्टॉपेज पर नहीं रुकता है, कहीं भी रुक जाता है और कहीं रुक उतार देता है, तो उसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट है, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल सही है सर, हम लोग परिवहन से स्कूल वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, वो डायरेक्ट पॉइंट कंजेस्टेड एरिया में बड़ा पूरा एरिया में बहुत दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग ठीक करेंगे। मैं इनका सुझाव हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत अच्छा। अर्बन एरिया जितने स्कूल हैं उसके बसेस का साइज ही छोटा करा दिया जाए। बड़ा अच्छा आइडिया है, इससे निकला है। वेरी गुड। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विभाग
आपके विभाग के पदाधिकारी और सुझाव करता है। बात नहीं सुन पाएगा, थोड़ा जोर से। ये मेरा विषय सिंचाई का। तो सिंचाई, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आकर्षित क्यों हूँ, क्योंकि इनका काम जो रोड पर, बिजली पर, घर घर नाला और गली गली रोड पर जो इनका काम हुआ, उसको देखते हुए एक प्रेरणा को मिली कि अगर मेरे मन में कुछ सुझाव है नई बात है तो हम मुख्यमंत्री जी को बताएं, क्योंकि ये कार्य करने वाले और तकनीकी आदमी है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें तकनीकी ऐसा भरा हुआ है कि जिसके कारण जो है सो इस विभाग को बहुत फायदा है। अब मेरा विषय है सिंचाई। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई की तरफ मैं मुखी हूँ। तो अभी हाल में पहले की बात और कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती रहती थी, जिसके चलते जो है कोई समस्या नहीं। और हमारा जो इरिगेशन सिंचाई का जो साधन था वो था नहर, नदी, तालाब, ये सब सिंचाई का हम लोग का साधन था। बाद में मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चला करके वो जो बोरिंग वगैरह और पंप सेट वगैरह का भी इसको जोड़ा गया ताकि लोग जो है इसको कर सकें। लेकिन मेरा कहना ये था कि अभी इस साल 2016 में 12 जिले बाढ़ की चपेट में और 23 जिले सूखे की चपेट में बिहार में। तो बिहार में मतलब सूखा का क्षेत्र बढ़ रहा है और बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सूखे का राज्य बढ़। लातूर की घटना ने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ नहीं, वहाँ जो है अब ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया, 700 फीट नीचे चला गया है कि वहाँ पीने का भी पानी नहीं उपलब्ध हो रहा। ट्रेन से पानी पहुँचाया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। और हम समझते हैं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इस पर डायरेक्शन दिया कि आप पहले से सोच के रखें, ये नहीं कि जब सूखे से लोग मर रहे हैं उस समय में आप जो है सो इस पर कोई कार्रवाई करें। तो ये लातूर और बुंदेलखंड की हालत है कि विगत कई वर्षों से वहाँ बारिश हो ही नहीं है और 50 रुपये में लोग अपने घर के परिवार को बंदिए लगा करके ले रहे हैं। लड़कियों को दे देते हैं और लड़कियां रह जाती हैं, उसके जिससे पैसा लेते हैं उनके यहाँ रह जाती है वर्षों वर्षों। जो होगा 50 रुपया न लौटाएंगे तो 50 रुपया लौटाएंगे खेती से। तो ये जो बढ़ रहा है सूखा का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसका कोई उपाय ऐसा निकाला जाए ताकि ये हालत। अब तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, बड़ा स्कीम बना करके प्रोजेक्ट बना के दिया, लेकिन वो मन की बात में उन्हीं के मन में रह, उन्होंने उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, शिकायत में नहीं कर। हो सकता है उनके पास जो रेडियो में न्यूज़ आ रहा है कि हर महीने में 60,000 लोगों का जाता है, हो सकता है कि लंबा चौड़ा हो, प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिल पाया हो। लेकिन मैंने पूरे देश में इसके समाधान के लिए एक योजना बनाई, तो खैर वहाँ नहीं हुआ। फिर मन में यह आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी को भेजे, कैसे भेजें, कोई कम मजाक बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी से मिल लेना, उनसे बात करना, बिना कोई काम का कोई प्रोग्राम का। तब तक इनका लोक संवाद एक कार्यक्रम आया, तो मेरे मन में फिर जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं हम छोड़े पूरे देश को, क्यों नहीं खाली बिहार के बारे में सोचें और उनके समक्ष हम अपना कुछ जो मेरे मन में आता है तो इनको बताएं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आम लोगों को भी इस विकास में जोड़ने के लिए आमंत्रित किया और ये कार्यक्रम चला है। अब ये सिंचाई जो है ये नहर से सिंचाई हो रही है और नहर का सबसे बड़ा ड्रॉप ये है कि वो मैं फोटोकॉपी भी लाया हूँ, इसी बात में ज्वाइन नहीं किया। नहर में जंगल हो गए और कोई उसकी सफाई नहीं होती। देखिए, हर साल वर्षा शुरू होने के पहले नहर की मरम्मती और सफाई बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि खेत तक पानी पहुंचे, क्योंकि वो जंगल जो है उसके फ्लो को रोकता है और उसका जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो तटबंध है टूट जाता है। फलस्वरूप सिंचाई क्या होगा, खेत में पानी भर गया, बेकार हो गया किसान का फसल।
तो अगर उसकी सफाई हो जाए, तो क्योंकि अभी जो हम योजना बताने वाले हैं उस योजना में समय लगेगा, तो क्या है कि अगर वो नालों की सफाई हो जाए, सीजन शुरू बरसात शुरू होने के बाद साफ सफाई हो जाए, तो उससे भी कुछ काम चलेगा। दूसरा ड्रॉबैक है आपके प्रेजेंट का भी नदी का। तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ डैम से जो अचानक 2 लाख क्यूसेक पानी, ये 4 लाख क्यूसेक पानी छूटता है फड़कता से और कोसी डैम से, तो ये नदी जो है सो सिल्टेशन के कारण, गाद के कारण इतना ऊंचा हो गया है कि वो सारा पानी जो है सो गांव में फैल जाता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपको बोरिंग से सिंचाई। गरीब आदमी जिसके पास छोटा होल्डिंग है वो पेट्रोल जला करके अपने छोटे से खेत की सिंचाई नहीं कर सकता। उसको चाहिए सस्ता पानी, लेकिन समय पर पानी। अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है कोई भी मरीज और वो आईसीयू में भर्ती है, उसको कहिएगा कि इंजेक्शन जो है हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है, आएगा 6 दिन के बाद या 6 महीना के बाद, तब तो वो तो मर जाएगा। उसी तरह से आपको जब समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो जो है सो सूख जाएगा उसका, और उसका एक किसान का जो जीविका है, उसका पूरा परिवार जो चलता है उसी पर, और उसके पास कुछ साधन नहीं है, कुछ आमदनी का जरिया नहीं। वही अभी सोचिएगा वो कर्ज में डूबा के बैंक से लोन लिया, चुका नहीं सकेगा, हर साल यही हालत है। तो इससे क्या है, उन लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अब तो बिहार में नहीं है, ये सभी घटना नहीं सुनने में आई है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र वगैरह में हो रहा है ये बिहार में शुरू हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसा हम लोग कदम उठाएं जिससे कि वो जो है सो ऐसी स्थिति नहीं आवे, उसको समय पर पानी मिल जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए है पाइप से सिंचाई। पहला काम तो डैम जहाँ जहाँ डैम ओवरफ्लो है वहाँ से 3 मीटर डायमीटर का जो पाइप, बड़ा पाइप है, उससे पानी ला करके हम पहले तो जहाँ जहाँ सूखा है उस सब जगहों को हम पानी पहुँचाएं। फर्स्ट फेज, चूँकि 2 फेज है, फर्स्ट फेज में पानी पहुँचाने का काम करें जिससे कि ये बाढ़ का पानी उस सूखे क्षेत्र में काम पहला। दूसरा सेकेंड फेज है जो कि हो सकता है कि अभी बजट के चलते हो सकता है इम्प्लीमेंट नहीं हो, वो है कि फिर वहाँ से छोटे वो रिजर्व बना के जहाँ जो सोर्स हो पूरे क्षेत्र में, ये आकलन पहले कर लें, एस्टिमेट कर लेना होगा, देख लेना होगा, बनाना होगा कि पूरे बिहार को सालों भर पानी देने के लिए हमको कहाँ कहाँ और डैम बनाने की जरूरत है, ताकि उसमें फुल पानी रहे और पानी बरसात जब भी हो तो हम पानी जो है सो उसको देते रहें, वर्षा होने लगे। देखिए भगवान तो आपको सबको इंडिकेशन दे चुका है और देते रहता है कि भाई हम एक टाइम में ऊपर से नीचे आएंगे। उसके लिए उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया, कहाँ रिजर्व बनाया, जमीन के पीछे इशारा कर दिया, लेकिन हम लोग नहीं समझे। हम लोग क्या करते हैं कि वो 3 महीना में पानी गिरना शुरू होता है, कहीं बहुत गिर गया, कहीं कहीं नेचर है कि किधर से पानी कहाँ ज़्यादा गिरेगा, कहाँ कम गिरेगा, तो वो पानी जो है सो ओवरफ्लो होकर के समुद्र में चला जाता है। 70% जितना पानी मीठा जल गिरता है 70% बह के समुद्र में चला जाता है, बेकार हो जाता है। तो अगर इस पानी का उपयोग हो जाए पाइप के जरिए, हम उसको ले जाकर सूखा वाला क्षेत्र बिहार में उसको फैला दें, जमा कर लें, तो बरसात में जमा किया हुआ पानी ये मेरा सालों भर पानी काम आएगा। अब हम ये बात ऐसे नहीं कर रहे हैं कि एक नया चीज़ है, आप कीजिए कैसे क्या होगा, नहीं। ये जो है सो गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर चुके हैं, और वो जो है आपको वहाँ से गुजरात में जो वो सरदार सरोवर बांध है उसमें ऐसे ही ओवरफ्लो होता है और उसका पानी समुद्र में चला जाता है। तो उस पानी को पाइप के जरिए ले जा करके गुजरात में भी, और सौराष्ट्र 500 किलोमीटर दूर है, उस सौराष्ट्र भी उन्होंने पहुँचाने का काम किया है। लेकिन अभी उनका काम मैक्रो लेवल पर है। मैक्रो मतलब पाइप को एक जगह से छोटा मोटा बांध में पानी को जमा करना और वहाँ से सिंचाई करना, सिंचाई का जो तो उनका अपना ये। अब सिंचाई में हम आते हैं तो हो सकता है उसका मैंने फोटोकॉपी लगा दिया है, वहाँ के एक्सपर्ट से बातचीत कर करके। अब ये नहीं है कि एक दिन में इतना बजट बिहार का नहीं है, बिहार बहुत अमीर स्टेट नहीं है कि एक ही बार में वो सारे पूरे बिहार में उसको कर देगा।
तो मेरा कहना है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास अभी जो प्रोसेस है इरीगेशन का, हम उसका इस्तेमाल करें और इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ जगह हम इसको हम चलाएं। तो दूसरा है सेकेंड फेज जो है वो है मैक्रो इरिगेशन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके लिए हमने मैप भी बनाया है, इसमें बना दिया है। अब देखिए पानी की चूंकि कमी हो रही है, तो ये समय क्या होता है कि जैसे क्या कि आप पानी नहर से, तो नहर भी ओपन है, उसमें लीचिंग होता है, पानी बर्बाद होता है। फिर नहर से नाला बनाते हैं, नाला से फिर खेत में पहुंचाते हैं। खेत में भी जो हम लोग पानी पहुंचा देते हैं, उस खेत में भी लीचिंग होता है, क्योंकि पानी बह रहा है तो बह रहा है, भर गया खेत में पूरा पानी, तो पानी बर्बाद होता है दो तरह से। एक एवापोरेशन से, क्योंकि अभी गर्मी जैसी पड़ रही है तो वो एवापोरेशन से पानी उड़ जाता है और नीचे लीचिंग के जरिए ग्राउंड वाटर में पानी चलाता है। ग्राउंड वाटर बहुत दूर, 30 से 40, यहाँ गंगा नदी जो दूर भाग रही है 30 से 40 फीट, यहाँ हम अपना नहीं बोल रहे हैं अखबार में, फीट नीचे चला गया। उसका हम फोटोकॉपी लगाए हैं, 30 से 40 फीट नीचे चला गया है। और इसी तरह अगर धीरे धीरे घटता रहेगा तो नदियाँ लुप्त हो जाएंगी, नदियाँ को मिलेगा। तो मेरा कहना है कि वो जो माइक्रो प्लानिंग है उसमें है पाइप से पानी लाना और पानी को फिर छोटे पाइप के जरिए लिंक करना खेत से। अब खेत में भी जो सिंचाई होगी वो पानी खोल देने वाला नहीं, पर्कुलेशन सिस्टम से। तो उसमें है कि पाइप को बिछाना होगा, प्लास्टिक पाइप को, और उसमें पाइप में छिद्र रहे, तो जिससे के कारण क्या होगा कि इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, यानी पानी जितना हमको ज़रूरी है उतने होगा, टेप लगा होगा उतने पानी खोलेगा जितना उसको ज़रूरी है। उसमें वाटर मीटर भी लगा होगा, हम जान रहे हैं कि इसको खर्चा हो रहा है। और एक बात और, आप लोग जितना बहुत घबराते हैं कि अरे किसान को पानी देंगे उससे पैसा लेंगे, ये सब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका जो उपज होता है, जो आमदनी होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत की। आप एक छोटे से पैसे के लिए आप चिंतित होते हैं कि अरे भाई इससे पैसा कैसे वसूलेंगे, अब वो दिन चला गया। अच्छा, बिजली का पैसा कैसे वसूलते हैं? कौन आदमी को छोड़ देते हैं कि बिजली का हम बिल नहीं लेंगे किसी से, सबसे लेते हैं। उसी तरह पानी का भी पैसा लीजिए, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समय पर पानी, अगर उसका उपज होगा तो शहर से पैसा लें। उसमें भी मेरे दिमाग में जो योजना है कि आपको पानी के लिए मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी किसान को KCC दे दीजिए, उससे लिंक गवर्नमेंट का अकाउंट या जो एक कंपनी, उसमें कंपनी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सिस्टम में चला रहे हैं उसमें दिया हुआ है। स्टेट बोर्डिंग की हालत ख़राब, नहर की हालत ख़राब, ट्यूबवेल, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इतना ही सुपर होता तो सब चीज़ ठीक ठाक चलता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है। तो इसके लिए मेरा कहना था, जैसे बिजली कंपनी का आपने दिया बिजली कंपनी को, तो सुधार है। हमको बिजली इम्पोर्टेंट है, चाहिए, ये नहीं कि बिजली कम पैसा में और कहाँ सब्सिडी आएगा कहाँ से, वो नहीं। हमको बिजली चाहिए, सबको बिजली चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, हर आदमी को बिजली चाहिए, हर अंधेरा नहीं रहे। तो कहने का मतलब है कि पानी चाहिए और हर किसान को पानी चाहिए। तो उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी, वो सारा काम वही करेगी, पाइप बिछाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वाटर मीटर लगाना, मीटर कलेक्शन करना, उससे टैक्स लेना उसके हिसाब से। तो टैक्स का बिल बैंक को भेज देगी, KCC लोन रहेगा, उसी से वो कट करके पैसा आपको, उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट के खाता में जमा। किसी को कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, हाँ ना ये गरीब आदमी कहाँ पैसा, वो सब नहीं सोचना, वो हो जाएगा। अब अलग बात है कि आप एक गरीब आदमी का 2 क्राइटेरिया बना करके सब्सिडी दे सकते हैं कि भैया इसका ये रेट, बिजली में भी अभी तरह का रेट है, ग्रामीण के लिए अलग है, शहरी के लिए अलग रेट है। एक रेट बना दीजिएगा तो उसको कम में मिल जाएगा पानी। तो सिंचाई वाले बताइए, तो ये पानी का जो या तो डिटेल डिस्कशन करना हो तो अलग से बुलाइए इनको। दूसरी बात है, इनको डिटेल डिस्कस करना हो तो अलग से टाइम दीजिए। आपके इंजीनियर इन चीफ पीछे बैठे हुए, इनको भूषण जी वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट है, सुन ही रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना। बिल्कुल सर, हम लोग सर इनसे डिस्कस करेंगे, इनका एक इशू है, हमने सर सारा नोट किया है और इनको डेट बता दीजिए सर
बताइए किस फुर्सत में इंजीनियर इन चीफ है वो। हम रिटायर्ड हैं, हिंदू मुस्लिम। रिटायर्ड किए हैं और हमारे पास समय है, आप जब बोलिएगा तो हम तो बुला लीजिए, कोई समय तय करके बोल दीजिए। आज तो पूर्णिया से आए ना आप, पूर्णिया से आया, आज ही बात। आफ्टरनून में कर लीजिए, 3 बजे इनको बुला लीजिए। आज 3 बजे कर लीजिए। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लोक संवाद कार्यक्रम हेतु आपका धन्यवाद, आभार और शुभकामना। हमारा जो सुझाव है वह मूलतः काल क्षेत्र को लेकर है, जिसमें बिजली के उत्पादन, सिंचाई, जिसे जल प्रबंधन भी कह सकते हैं, एवं कृषि उद्योग से संबंधित टाल विजन पर हमारा सुझाव है। पहले जो लिखित सुझाव है मैं उसे पढ़ देता हूँ। मुख्यतः 3 जिलों पटना, नालंदा एवं लखीसराय में फैले 1,06,000 हेक्टेयर वाले टाल क्षेत्र के सुपुत्र, जिसे टाल का लाल भी कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम के लिए हमारा लोकहित एवं बिहार विकास से जुड़ा योजना संबंधी सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत है। अनिश्चित प्राकृतिक जल प्रबंधन के कारण टाल की एकमात्र फसल दलहन पर भिन्न प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप छाया रहता है। अब हमें युगानुकूल टाल की नई संभावनाओं, जो सरल और संभव है, पर संवाद, विचार एवं तदनुरूप कार्यान्वयन की आवश्यकता है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण के अनुरूप कार्य योजना बनाकर हम टाल से दलहन के अतिरिक्त मछली की एक विश्व स्तरीय फसल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी तथा एक गर्मा फसल ले सकते हैं। यानी प्रति वर्ष एक ही जमीन से 5 प्रकार की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है टाल विजन के प्रारूप के परीक्षण की। परीक्षण हेतु मैं और समाचार पत्र में प्रकाशित हमारा 2 आलेख सहायक होगा। बिहार में टाल क्षेत्र से भूमि प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के एक नए क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। देश की हर थाली में बिहारी व्यंजन की महत्वाकांक्षी अभिलाषा पाले श्री नीतीश कुमार जी भूमि एवं जल के लाभ विस्तार के पुरोधा होंगे। टाल विजन को मैं टाल बने टकसाल कहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आप कहना चाहूँगा, ये तो 5 प्रकार के आमदनी की चर्चा मैंने अपने लिखित आवेदन में किया है। 2 अन्य संभावनाएं बनती हैं। एक, मुझे लगता है कि टाल की हर बहुआयामी परिस्थितियों से हमारे मुख्यमंत्री अवगत ही हैं, वो टाल क्षेत्र से ही आते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण एशिया में स्थिर, एक सीमित अवधि के लिए स्थिर जल का उतना बड़ा फैलाव कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो यदि कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा सके, और जैसा मैंने देखा है कई जगहों पे, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी संभावनाएं निकल सकती हैं और प्रति सालों भर टाल टूरिज्म की संभावना वहाँ बनती है। क्योंकि मैं उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो जी मेरा घर हुआ सर पाउटा, का हूँ, और हमारे कई इलाके आलेख वगैरह आए हैं। हमारे 4 आलेखों का संकलन हमारी एक छोटी सी पुस्तिका में भी है। 98 हम लोगों में से अधिकांश गुजरात के कच्छ के रण को देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है। कितने कम अवधि की विशिष्टता, कम विशिष्टता को उसका व्यापारिक दोहन का जो दृश्य वहाँ देखने को मिलता है वो अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि हमारे टाल क्षेत्र, ये एक आंचलिक क्षेत्र की बात है, अद्भुत किस्म का व्यवसाय वहाँ हो सकता है और स्वरोजगार या रोजगार का तो विस्फोट है वहाँ। हमारा यही निवेदन है, यदि आप कुछ पूछे हमसे तो मैं बताऊँ, अन्यथा विस्तार से हमारी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं विस्तार से। मंत्री जी भी टाल ही के जानता हूँ, इनको अलग से बुलाइए। ठीक है, काफी पहले से लिख रहे हैं यार। मैं 98 से सर लिख रहा हूँ, 98 से मैं लिख रहा हूँ, और अपने खर्चे पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी
कि विशेषज्ञों को मैंने टाल में बुलाया है, अपने खर्चे से खुद मैं गाड़ी चला के पूरे टाल में नाव से पूरा क्या संभावना है। मैं केवल इतना ही बता दूं, एक मत्स्य के एक्सपर्ट बिहार के रहे हैं, वो हसीब अहमद उनका नाम है। उन्होंने जल को लिया, टाल के जल को, जब बरसात के जल लिया, और उन्होंने यही कहा कि हेमंत जी, जैसे भिखमंगा होता है और जब वो मरता है तो पता चलता है कि उसके नीचे उसने लाखों रुपए जमा कर रहे हैं, पर वो रुपए 2 रुपए की मांग करता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या आपको आमदनी होती है। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आपकी हालत वही है। मैंने कहा कि ये हो कैसे, अब मैं किसके पास जाऊँ, वैसे मेरी फितरत है नहीं कि अब जाता रहूँ आवेदन करता रहूँ, तो मेरा अपना काम है, रोजगार है, अध्ययन लिखन चलता है। बहुत बड़ी संभावनाएं टाल में है। मैं तो उसे सप्त क्रांति कहता हूँ। 5 की का उल्लेख मैंने इसमें किया है और 2 अन्य, मतलब टाल में सप्त क्रांति की संभावना है। धन्यवाद। 9-10 को फोन करके आपको बुला। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। फोन नंबर है जी सर, दिया हुआ है सर। मंत्री जी आपसे उसकी समस्या इस बार जल जमाव में देखने को आई, लेकिन फिर भी हम लोग एक तो चर्चा कर चुके हैं और जो कुछ भी किया जा सकता है, बात कोई बुलाए, बात पर चल रही है, बात हो रही है, ये भी आप रखिए। क्रम संख्या 10 धन्यवाद। श्याम नंदन कुमार। परमादरणीय जनप्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, लोक संवाद कार्यक्रम के लिए मेरे चयन के लिए पूरे सरकारी तंत्रों का धन्यवाद। जब मैंने सुना कि लोक संवाद का कार्यक्रम एक नया कार्यक्रम के रूप में हमारे राज्य में आया है, तब मैं भी इच्छुक हुआ और अपनी छोटी सी मुश्किल को लेकर के आया, जो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। डकरा गंगा पंप नहर परियोजना 20 साल से भी ज़्यादा समय से बंद पड़ा है। यह नहर मुंगेर और लखीसराय जिला के टाल क्षेत्र के सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सबसे बेहतर संभाव्य व्यवस्था हो सकती है। यह नहर डकरा पुल के पास गंगा नदी से जुड़कर हरदा मेदनी चौकी होते हुए सुनगढ़ा की ओर जाती है। कुछ तकनीकी कारणों से इस नहर से पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है, जो चिंतनीय है। यह नहर रबी तथा खरीफ फसलों के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में मील का पत्थर साबित हो सकती है। पुल के जहाँ तहाँ कटे होने के कारण टाल क्षेत्र के माध्यम से बाढ़ का पानी सीधे गांव में प्रवेश कर जाता है। अतः मैं इस पत्र के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उपयुक्त विषय पर ध्यान देने की कृपा की जाए। क्योंकि मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह बनकर मेरे सामने में आई थी। यह 20 साल से पड़ा हुआ डकरा गंगा पंप नहर परियोजना, अभी इस पर बहुत बड़ा जंगल खड़ा हो गया है और अगल बगल के लोग इसके बगल से गुजरने तक से कतराते हैं। ऐसा जंगल यह खड़ा हो गया है। मैं जब बच्चा था तो करीब मेरा उम्र होगा 6-7 साल, तो पूछते थे, बगल के जो थे हमारे बड़े बाबू पूछते थे कि से चचाई की हो रहे हैं, तो बोलते थे कि अरे बेटा ये नहर बन रहा है, बहुत बड़ा परियोजना है, सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा, तुम सबको पानी फ्री में मिलेगा, पानी पटाना नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी होती थी बचपन में कि अब जो है सो पंपिंग सेट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अब तो पाइप नहीं जोड़ना होगा, नाला नहीं बिछाना होगा। बस यही तमन्ना मन में लिए हम लोग इतने बड़े हो गए, बाल भी अब पकने को आ गया, लेकिन वह वैसा का वैसा क्या हो जी। मेरी तो 34-35 वर्ष में 28 साल से वेट कर इतना पुराना है। एक्चुअली ये 1975 में डकरा पंप केनाल स्कीम फॉर्मुलेट हुआ था। इंजीनियरिंग में आपको भी माइक्रो लेवल पर समझने में सहूलियत होगी कि हम लोग कर रहे हैं, फिर इसी तरह से मैंने फिर सीनियर सिटीजन ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है
तो अभी जाएंगे, ये इंदु भूषण जी हैं इंजीनियर इन चीफ, आप इनसे समय तय करिए। अब आपके पहचान ही रहे मंत्री जी को, वो भी वहीं के हैं। ठीक है सर, बात कर लीजिए, बात करके बताइए कब तक जा सकेगा। हुआ ये एक बार चलिए, मात्र नारी आप हैं, बहुत स्वागत। मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि मेरे गांव में कोई सिंचाई का साधन नहीं है, वहाँ पे कोई पाइप नहीं है, लाइन नहीं है, जिसके कारण हम लोग गरीब लोग वहाँ पे सिंचाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे किसान इसी तरह अपने खेत को बंजर रखते हैं और उसके सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया। मेरा यही सुझाव है कि वहाँ पे बिजली का तार बिछा के और हम लोग को सिंचाई का सुविधा दिया जाए, ताकि हम लोग खेती बढ़िया से कर सके और अपने घर परिवार को बढ़िया से चला सकें। अब बिजली का लाइन क्यों नहीं किया है? बिजली का लाइन गया, लेकिन हम उधर नहीं ना, खेत तरफ नहीं गया, उसमें घर तरफ वहाँ पे फिर नदी की नहीं है जहाँ से हम लोग पानी ला सकते हैं। तो आपका टाले में होगा। तो पैसा तो कहाँ पे रेलवे लाइन के अंदर साउथ बिहार का ही है, बैकटपुर रोड पर ही है। जी सर, इसमें जहाँ खेत की लाइन देने की बात है सर, उसमें अभी हम लोग जस्ट रिसेंटली एक हफ्ता पहले उन्होंने टेंडर अवार्ड कर दिया है सर। ये पूरे बिहार का है, तो हर एक ब्लॉक में ये योजना लागू होगा सर अगले 1 साल में सर। तो अभी वर्तमान में मतलब हम लोग का खेत तक लाइन अभी कई जगह पर नहीं पहुँचा है। इसका पायलट करा दो। इनका हम लोग पहले प्राथमिकता से शुरू करा देंगे शुरू करा दो। खुसरूपुर है ना, अरे पटना से निकलिएगा सर, मेरा पुराना क्षेत्र है, बिल्कुल तो वहीं जब आई है तो इसका ध्यान रखिए। जी सर, ठीक है। मैं एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस केस में जब मैं पटना 6 साल पहले बिहार आया, तो उसमें हम लोग ने काफ़ी छोटी छोटी मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लक्ष्य में कुछ कार्य किया। तो अपनी कंपनी की तरफ से करता था, तो सारे बिहार में किया, छोटी छोटी कार्यशाला लगाई। लेकिन अभी भी उस स्तर पे कहीं पे एक डेडिकेटेड मिशन ट्रेनिंग एकेडमी जो हमारे मिशंस को अपग्रेड कर सके, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। और काफ़ी जगह जाने पे मिशन से इंटरेक्शन करने के बाद उनकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थी या क्वालिटी के बारे में जानकारी थी, वो बहुत ही एज कम्पेयर टू अदर जगह इट वॉज वेरी पुअर। लोग इवन कवर ब्लॉक के बारे में नहीं जानते थे। वो छोटा सा बात है, कवर इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो ब्लॉक बना के देते हैं, वो मिट्टी टाली ये सब लगाते थे। उसके कारण हम लोगों ने देखा कि जो लाइफ ऑफ आरसीसी मेंबर है वो एज कम्पेयर टू देयर डिजायर्ड लाइफ वो अपने आप में बहुत है। और कहीं भी इस टाइप से कोई प्रोजेक्ट दिखा नहीं जहाँ पे कुछ किसी प्रकार से ट्रेनिंग हो पा रहा। और दूसरा उसी चीज़ में एक टेस्टिंग के बारे में देखा, हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन मोबाइल टेस्टिंग वैन किया हुआ है, लेकिन वो एक बहुत लिमिटेड चीज़ है और सारी जगह हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमने वो स्टार्ट किया तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट विद इंडिविजुअल हाउस बिल्डर। बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तो हो जाता है, लेकिन जो छोटा मकान बनाता है अपना इंडिविजुअल हाउस बिल्डर जिसको बोलते हैं, छोटा जमीन लेके मकान बनाता है, तो उस केस में उसके पास किसी तरीके का कुछ साधन नहीं है जहाँ पे किसी प्रकार का वो टेस्टिंग कर पाए, या उसके पास क्वालिफाइड मिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी चर्चा हो रही थी रेन वाटर की कमी के कारण हम लोग खोज रहे हैं कि मिस्त्री जो मिले जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में छोटे मकान में वो पुटअप कर दें। मतलब उसके लिए कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़े कि हमेशा इंजीनियर से ही कंसल्ट करना पड़े।
एक मेसन ऐसा ट्रेंड हो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या और प्रकार की चीज़ें जो बिल्डिंग में होती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई बहुत छोटे मकान के लिए कोई बहुत स्ट्रक्चरल डिज़ाइन नहीं करता, उसके लिए बस हमें प्लिंथ लेवल सील लेवल पे बीम कनेक्ट कर देना है। उसका एक अवेयरनेस चाहिए जो कि यहाँ मिसिंग है। और मतलब इस कौशल मिशन के तहत या कहीं पे भी एक ऐसा डेडिकेटेड होना चाहिए जहाँ के एटलीस्ट क्वालिटी रिलेटेड और ट्रेनिंग रिलेटेड मेसन का आवश्यकता होना चाहिए मेरे नाम से। और दूसरा एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था टेस्टिंग वैन का। आप यहाँ पे मेरे अंदाज से स्टेशनरी लैबोरेटरीज है सब जगह, जहाँ पे कि आता है चीज वो टेस्ट होता है, जो आने जाने में माने उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो लॉजिक है वो समाप्त हो जाती है। ऑन टेस्ट बेस वैन में इट इज़ CTM मशीन है, वो ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, उसका सब चीज़ होता है वहाँ पे। आपका सीव एनालिसिस है, उसमें आप एग्रीगेट का सीव एनालिसिस कर सकते हैं। इवन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके साइट पे जो पड़ा हुआ है मटेरियल बालू गिट्टी जो स्टैंडर्ड नहीं है, उसको आधे घंटे के अंदर बता सकते हैं कि 1, 1.5, 3 नहीं, आप 1, 2, 4 लगाइए या 1.5, 2, 4 लगाइए तो आपका मिक्स M20 का हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं फेस किया, दैट आई हैव रिटन हियर एंड डिटेल इसमें थोड़ा देने की कोशिश की है। तो निवेदन ये है कि एक ट्रेनिंग एकेडमी या कुछ डेडिकेटेड होना चाहिए, वो किसी चीज में उसको पुट ऑन करने से नहीं होगा। सर मैं कुछ सर ये जो DSDMA है यहाँ पे बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ऑलरेडी मेसन ट्रेनिंग के कई कोर्सेज कर चुकी है। और आज मेरी व्यास जी से भी बात हुई थी, एक मैसिव प्रोग्राम ये लोग ले रहे हैं जो वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, व्यास जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। आप अपना इसमें जो भी सहयोग देना चाहें तो BSDA में उसका नोडल एजेंसी है और काफ़ी काम हो रहा है। अरे ये स्केल की बात कर, वो काफ़ी में स्केल है। हो रहा है। नहीं ये जो बात कर रहे हैं स्केल की बात, ये उनको मालूम होगा अगर इस क्षेत्र में है तो 2006 से ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट की तो कंट्री में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का ही कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। तो मिशन अर्थक्वेक हुआ गुजरात में, तो ऑलमोस्ट 6.8 रिक्टर स्केल पर था। तो उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई, डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट आना शुरू हुआ, फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। तो गुजरात में जो हम खुद भी उस समय एग्रीकल्चर और रेलवे मिनिस्टर थे, हम देखने गए थे और किस तरह से बीच में ही एक जो वाटर टावर लगा देता था उसके चलते और कैसे नुकसान हुआ, हम पहली बार भी डायरेक्टली देखे। तो ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि भाई इसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बननी चाहिए। तो जो व्यक्ति गुजरात में सबसे अधिक जिन्होंने स्ट्रक्चर के क्षेत्र में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्षेत्र में काम किया, आर्या साहब, वो आर्या साहब हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एसोसिएट हुए और एक बृहद योजना बनी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। और उसमें नए स्ट्रक्चर तो अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन रहे हैं, उतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन रेट्रोफिटिंग की भी बात की जाए तो अभी समय लगेगा। रेट्रोफिटिंग के लिए अभी शुरू हुआ है कि कुछ बिल्डिंग को शुरू कर दिया जाए, जैसे सेक्रेटेरिएट वगैरह, तो फिर ये सब बातें भी हो रही है। तो शुरू से ही हम लोगों ने मैसन ट्रेनिंग की बात की और उसका शुरुआत भी किया। जो तमिलनाडु में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ था सबसे पहले, तो वहाँ से ही शुरू किया था जब से पिछले 10 वर्षों में। अब धीरे धीरे जो भी बताया इन्होंने, हमारे बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये काम मैसन ट्रेनिंग का किया जा रहा है। तो वो एक तो ब्रॉडली है डिजास्टर मैनेजमेट और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना स्पेसिफिक। लेकिन आपका जो सुझाव है वो अच्छा सुझाव है कि ओवरऑल मैसन ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इंजीनियर के यहाँ नहीं जाना पड़े। तो अगर मैसन ही एक्सपर्ट है, वैसे भी देहात में कोई इंजीनियर तो बनाता नहीं था, निजी घर बनाना है तो राज मिस्त्री सब कुछ करता, वही डिजाइन बनाता था, वही घर बना देता था। तो मैसन की ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोगों क्या डिजास्टर के एंगल से, डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से काम हो रहा है, लेकिन इनका जो सुझाव है ये बहुत
सब सुझाव। ये नहीं, प्रोफेशन की ट्रेनिंग का अगर हम अपने स्किल के साथ जोड़कर इस काम को करें, जहाँ तक सवाल है थोड़ा स्किल में है ये कंपोनेंट, नेशनल ट्रेनिंग क्या कंपोनेंट है, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इंस्टीट्यूशनल रूप अगर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इनका सुझाव बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से इस मामले में अब वो आ जाए मीना जी, तो उनको पता करके इनका एक इंटरेक्शन कराया और मोबाइल फेस्टिवल ब्लॉक पे रहे, मोबाइल वैन रहेगा। देख लिया जिसमें इन्होंने पूरी बात कही, बहुत अच्छा। आपको बुला करके पब्लिक जो PWD डिपार्टमेंट विभाग है उसके अधिकारी सैफुल रहमान क्रम संख्या। Thanks for this opportunity. Sir, basically बहुत सिंपल सा सजेशन है मेरा, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड बिल्डिंग्स हैं, जैसे विकास भवन, सिंचाई भवन, कोई भी एक बाहर का एक आदमी आता है, कहीं पे कोई मैप नहीं लगा है एंट्रेंस पे हो या इनसाइड में कि मुझे अगर इस डिपार्टमेंट में जाना है तो मैं जाऊँगा कैसे। एंट्रेंस पे एक पूरे कैंपस मैप होना चाहिए कि देख सके कि हाँ मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस बिल्डिंग के इस ब्लॉक में इस फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है। एंड इवन इनसाइड द बिल्डिंग वी शुड हैव डायरेक्शंस कि हाँ इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप स्टेयर से लेफ्ट लें राइट लें। कैंपस मैप सर कहीं पे भी नहीं है, नॉट इवन सेक्रेटेरिएट, नॉट इवन कलेक्टेरिएट, नॉट इवन एट ब्लॉक ऑफिस। तो बहुत मुश्किल होता है एक नए आदमी के लिए इस पर्टिकुलर विभाग में जाके खोजना कौन सा विभाग है, कहाँ पे है, किससे मिलना है, बहुत मुश्किल होती है सर। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारा अराउंड 35% पॉपुलेशन इलिटरेट है, अगर लिटरेसी रेट के हिसाब से जाएँ तो वो सिर्फ लगा देने से शायद पर्पस सर्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, स्पेशली ब्लॉक ऑफिसर्स में अगर हम देखें तो प्रोबेबली एक वीडियो ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल होते हैं, मे बी इन द सेकेंड फेज वी कैन थिंक ऑफ इट, जो कि 1-2 नंबर सब लोग जानते हैं, क्योंकि करेंसी गिनने की आदत होती है तो लोग 1, 2, 3, 4 जानते हैं। तो ऑडियो डिवाइस होता है, देन यू जस्ट पुट इट अप एंड से कि इस विभाग के लिए 1 दबाएं, फिर आपको फ्लोर बताएगा, ये जो भी बताएगा। तो मे बी इन द सेकेंड फेज, बट इन द फर्स्ट फेज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक कैंपस मैप इन ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विद द सेक्रेटेरिएट, कलेक्टेरिएट और ब्लॉक ऑफिस मस्ट बी इंस्टॉल्ड। दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसेज में बेसिक एमिनिटीज़ को लेके हैं, स्पेशली लूज टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर को लेके। सर बहुत ही मतलब आई एम सॉरी टू से बहुत ही पैथेटिक हालत है। इवन यहाँ जो एक टॉयलेट है उसमें 2 बेसिन है, उसमें एक काम नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ एक मैं बेसिन की बात कर रहा हूँ। इवन दूसरे डिपार्टमेंट में जाए सर, मतलब आप यू वुड प्रेफर बीइंग आउटसाइड रादर देन इनसाइड द टॉयलेट्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। मतलब रोड पे कहीं पेशाब करना हम प्रेफर करेंगे उन बिल्डिंग्स के टॉयलेट में। सर बहुत ही डिलापिडेटेड कंडीशन में है एंड 2 के मेंटेनेंस वाले लोग हैं, सफाई वो पोछा वगैरह देने के लिए, बट सर इट्स इन पैथेटिक सिचुएशन। इधर हम इसको आउटसोर्स कर दें, कोई भी कॉर्पोरेट वुड बी हैप्पी टू टेक इट अप प्रोवाइडेड कि उनको टॉयलेट के अंदर एडवर्टाइजिंग स्पेस दे दिया जाएगा, दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव दैट आउटसोर्स। और अगर हम खुद से कर रहे हैं तो देन वी नीड टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, रेगुलर क्लीनिंग, 4 to 5 फुटफॉल के हिसाब से हम लोग वी कैन डिसाइड दोज थिंग्स। एंड हम जानते हैं जहाँ 2 रुपये हम सुलभ शौचालय में देते हैं तो कुछ बेहतर स्थिति मिलती है। इसका मतलब ये है कि पैसा देंगे तभी सर्विसेज मिलेगी। आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव द बेसिक एमिनिटीज। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई जगह नहीं होती है, एक बड़ा सा फ्लोर है, यू विल हैव जस्ट वन वाटर कूलर, वो भी काम नहीं करेगा, कर भी रहा है तो इतने धीरे धीरे पानी आएगा कि यू टेक एजेस टू फिल अप ए वाटर बॉटल। तो सर ये दोनों बेसिक एमिनिटीज़ आर काइंड ऑफ, जब हम ओपन डिफिकेशन को बंद करने की बात कर रहे हैं और फिर जब हमारे ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये अगर सर्विसेज नहीं हो तो मतलब सॉरी सिचुएशन है सर। नहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट बात देखिए जरा सवाल मीना जी, इनका बहुत सिंपल कहना है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, और उन्होंने यही का उदाहरण बता दिया कि एक पेशेंट का एक टैप काम ही नहीं कर रहा। अभी तो चंचल जी समझे कि कैसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो एक ऑफिस की बात नहीं, इनका सुझाव सही है भाई। जो कॉमन फैसिलिटीज है
दफ्तरों के अंदर वो तो व्यवस्थित होना चाहिए, यूज करने के लायक हो और फंक्शनल, माने यूज करने के लायक तभी होगा जब फंक्शनल होगा। वो सटीक इनका सुझाव है और मैप एक कह रहे हैं कि भाई हर दफ्तर के बाहर मैप लगा दीजिए ताकि किसी को कहीं जाना है तो उस हिसाब से जा सके। और बड़ा ही बात सही है। और अब तो हम लोग नया बिल्डिंग बनाए, ठीक ही कह रहे हैं। हम लोग तो इस बार बैठे नहीं नए बिल्डिंग के चैम्बर में, इसलिए कि किसी को ठीक से मालूम नहीं होगा, उसको काफी समय लग जाएगा खोजते हुए। तो बात तो सही है, मैप लगाना चाहिए। वेरी गुड आइडिया। इस बार बिहार म्यूजियम में देखोगे ये बहुत हाईएस्ट कॉल। वेरी नाइस मैप, वेरी नाइस साइनेज। हाँ, लेकिन इनका कहना है कि हर जगह हो, ये क्या वैसी तो कोई बात नहीं किया ही जा सकता। यहाँ से शुरू करिए और हर डिस्ट्रिक्ट में और फिर ब्लॉक में चले जाइए। तो भवन निर्माण विभाग इस काम को करे और टॉयलेट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट पॉइंट था मेरा कि मैंने एक लेटर देखा था सर के साइन किया हुआ विच सेड के गवर्नमेंट की मीटिंग्स में जो वाटर बोटल्स हैं वो नहीं अलाउ होने चाहिए। बट आई एम सीइंग के ऑल ओवर द प्लेसेस सेम वाटर बोटल्स यूज हो रहे हैं। तो प्रॉब्ली वी नीड टू मतलब थिंक कि हम जो प्रीच कर रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं। इनकी तरफ तो नहीं है। सॉरी।